नमस्कार दोस्तों, खुलकर करेंगे हम तेरे जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्त नसी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं। कमोबेश यही स्थिति है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की वास्तविक भूमिका निभा रही है। भले ही कई चुनाव हार जाए, कई जगह कोई बात हो, कई जगह उसका जनाधार बहुत कम हो, बावजूद इसके तो देश के हर मुद्दे पर लड़ती है और विपक्ष को यूनाइट करने के लिए सही कदम उठाती है। लेकिन वास्तविक विपक्ष, और यही है जो लोग कहते हैं विपक्ष कहां है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। कल जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर एक बड़ी रैली की गई जो एक विपक्षी एकता की रैली के तौर पे देखा जाता है और उसे इस तरह से देखा जा रहा है कि वो एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं उसमें स्टालिन के जन्मदिन पे जो ये हुई, उस पर 2024 की रणनीति भी तय हुई। खड़गे और अब्दुल्ला, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने कहा मिलकर चुनाव लड़ें, प्रधानमंत्री की बात बाद में तय होगी, कौन कैसे क्या किस स्थिति में होता है। All like-minded opposition parties must come together in this fight against the divisive forces. That is our desire. I never said who will lead, who will become the Prime Minister. Farooq Saab, I am telling you, we are not telling that who will lead or who is not going to lead. It is not the question. We want to fight together, unitedly. That is our desire. That's why we have sacrificed many a times in the name of secularism, in the name of liberty, in the name of freedom of expression. That we have done and showed. And we have also lost many times. But in spite of that, now we have to fight against the bad regime. That is more important. Constitutional authorities are being reduced to a talking like BJP spokesperson. It is not about one governor in one state. It is happening in every state where the opposition is in power. They want to take over the judiciary, the election commission, and every institution in the country. The ultimate aim of the BJP is to change the constitution. Many BJP leaders and MPs have said this openly. We all have to be united for the sake of our country and to protect our constitution. तो ये एक बड़ी चीज थी और इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर कहा, मैंने यह कभी नहीं कहा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नेतृत्व करेगा, यह सवाल है ही नहीं। मैं तो यही चाहता हूं कि हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए और देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कहा, खड़गे की बात का समर्थन करते हुए कहा, हमें मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बाद में तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन हो। खड़गे ने यही बात कही कि विपक्ष एक साथ आए और देखिए उन्होंने उदाहरण गिनाया कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो 2004 से 2009 के लोकसभा और 2006 और 2021 के विधानसभा चुनाव में हमने जीत दर्ज की है और 2024 की लोकसभा में भी जीत दर्ज करेंगे। यूपीए का जो गठबंधन है उसे आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, इस दिशा में सोचना पड़ेगा। इसी स्थिति में फारूक अब्दुल्ला बोले, जागो और एकजुट हो जाओ, नहीं तो यह वक्त जो है ठीक नहीं है, तो हम वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
तो तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हम उन्हें हरा सकते हैं बशर्ते कि हम साथ आए, लेकिन जो ये आपातकाल, अघोषित आपातकाल है, इससे हमें लड़ने की जरूरत है और इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। देश महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बचाने की समस्याएं, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है, एजेंसियों को हाईजैक कर लिया है, ऐसी स्थिति में लड़ने की जरूरत है। तो इसको लेकर के बोले स्टालिन ने भी इस एक बात कही, यह भारत में एक विशाल राजनीतिक मंच की शुरुआत है और तीसरे मोर्चे का विचार ही बेईमानी है। जो यह विचार रखते हैं, इसका मतलब है वो निश्चित रूप से देश के विरोधी हैं। तो यह एक बात सामने आई। ये बहुत बड़ी, मतलब शानदार स्थिति थी और अखिलेश ने भी इस वक्त पे बोला कि मैं आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय करना चाहता हूं। तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, उन्होंने भी यहां पर यह बात कही। तो एक बड़ी चीज है और जब यह एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात होती है। और जब इस तरह की बात होती है तो एक लगता है कि हाँ, चीजें होनी चाहिए, लेकिन होंगी कैसे? क्योंकि चुनाव आयोग आज तक स्वतंत्र तो है नहीं। वो जिस तरीके से गुलाम है सरकार का और सारी चीजें हैं, उस स्थिति में चिंता पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में आज एक बहुत अच्छी एक खबर ये आई कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई वाली समिति बनाने का सुझाव दिया है और कहा है, निर्देश दिया है कि जब तक कोई इसके नियुक्ति का, चुनाव आयोग के आयुक्तों का और मुख्य आयुक्त का नियुक्ति का कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक इसी पद्धति से चुनाव होना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो या जो भी विपक्ष के नेता हो और सीजेआई हो, और उस आधार पर यह फैसला होना चाहिए कि कौन होगा, कौन चुनाव आयुक्त होगा और कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और सभी की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो इसको लेकर के जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हरकेश राय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की संविधान पीठ ने इस पर जो है एक बड़ा शानदार फैसला सुनाया है और यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और इसको लेकर के जो विधि विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और तमाम से, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने इसको लेकर के बहुत अच्छे ढंग से बयान। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आज अगर इस संस्था में निष्पक्षता और स्वतंत्रता की कसौटी के आधार पर इस प्रकार की चयन प्रक्रिया होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण और बाध्य है, तो क्या ऐसा संस्था जो सीधे रूप से राजनीति में आतंक फैला सकती है, राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध विशेष रूप से उनको सेलेक्ट कर उनके विरुद्ध एक्शन ले सकती है, क्या उसका चयन इसी प्रक्रिया से नहीं होना चाहिए? मेरा सीधा संदर्भ है, संकेत है ईडी की तरफ। आज ईडी आपका राजनीतिक भाई बन गया है, आपका राजनीतिक गठबंधन बन गया है, आपका राजनीतिक हिस्सा बन गया है सरकार का। 3 पहलू हम सब जानते हैं, इस पोडियम से हमने आपको आंकड़े दिए हैं। पहलू नंबर 1, 2014 के पहले और 2014 के बाद 1000% से ज्यादा वृद्धि हुई है ईडी द्वारा केसेस दायर करने में, 1000 से ज्यादा, वो आंकड़े हैं आपके पास। दूसरा पहलू, 95% उन केसेस में से सब प्रतिपक्ष के विरुद्ध हैं। 95, कुछ कहते हैं कि 98, मैं 95 कह रहा हूं, क्योंकि ईडी इस तरफ ही देखती है, सिर्फ उधर देखती ही नहीं है। तीसरा, कि अगर वो जो केसेस हैं जिसमें प्रतिपक्ष के लोग जिनके विरुद्ध ईडी केस शुरू करती है वो पक्ष बदल दें, दल बदल दें, सत्तारूढ़ बीजेपी को ज्वाइन लें, तो बीजेपी की लॉन्ड्री मशीन से सब कुछ सफेद निकल आता है और यही एजेंसी चुप हो जाती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आज अगर इस संस्था में निष्पक्षता और स्वतंत्रता की कसौटी के आधार पर इस प्रकार की चयन प्रक्रिया होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण और बाध्य है, तो क्या ऐसा संस्था जो सीधे रूप से राजनीति में आतंक फैला सकती है,
राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध विशेष रूप से उनको सेलेक्ट कर कर उनके विरुद्ध एक्शन ले सकती है, क्या उसका चयन इसी प्रक्रिया से नहीं होना चाहिए? मेरा सीधा संदर्भ है, संकेत है ईडी की तरफ। आज ईडी आपका राजनीतिक भाई बन गया है, आपका राजनीतिक गठबंधन बन गया है, आपका राजनीतिक हिस्सा बन गया है सरकार का। 3 पहलू हम सब जानते हैं, इस पोडियम से हमने आपको आंकड़े दिए हैं। पहलू नंबर 1, 2014 के पहले और 2014 के बाद 1000% से ज्यादा वृद्धि हुई है ईडी द्वारा केसेस दायर करने में, 1000 से ज्यादा, वो आंकड़े हैं आपके पास। दूसरा पहलू, 95% उन केसेस में से सब प्रतिपक्ष के विरुद्ध है। 95, कुछ कहते हैं कि 98, मैं 95 कह रहा हूं, क्योंकि ईडी इस तरफ ही देखती है, सिर्फ उधर देखती ही नहीं है। तीसरा, कि अगर वो जो केसेस हैं जिसमें प्रतिपक्ष के लोग जिनके विरुद्ध ईडी केस शुरू करती है वो पक्ष बदल दें, दल बदल दें, सत्तारूढ़ बीजेपी को ज्वाइन लें, तो बीजेपी की लॉन्ड्री मशीन से सब कुछ सफेद निकल आता है और यही एजेंसी चुप हो जाती है। इसके बाद जब ये तो हुई देश की बात, और देश की बात होनी चाहिए, इसके बाद देश में जिस तरीके से क्रोनी कैपिटल अपनी पूरी तरीके से जड़ें फैला चुका है और विशाल वृक्ष बनने की तरफ है, क्योंकि उसको सरकार मदद कर रही है, मोदी मदद कर रहे हैं, और मोदी को उनके एजेंट के तौर पे उनका विपक्ष बताता है। तो ऐसी स्थिति में चिंता का विषय है। और ऐसी स्थिति में क्या है, क्यों बताता है? राहुल गांधी ने कल ही सवाल उठाया था कि एलआईसी और एसबीआई का जिस तरीके से झोंका जा रहा है अदानी को बचाने के लिए, वो कहां से उचित है। और उसी पर जो डाटा आया है उसके मुताबिक एलआईसी हिंदुस्तान की जो टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनीज होती थी उसकी लिस्ट से बाहर हो गई है, क्योंकि अदानी के कारण जो उसका लॉस हुआ है वो लॉस लगातार एलआईसी को डाउन पर डाउन करता जा रहा है। तो यह एक बड़ी चीज है, इससे आप समझिए। और जिस तरह की कैसे अदानी बचे, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, इसके लिए तमाम सारे जो खाड़ी देशों में और सब जगह जहां पर जो कनेक्शन है और जहां पर ब्लैक मनी गई है वहां के जरिए भी उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो आप समझिए 24 जनवरी से लेके अब तक जो है 11 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है अदानी से गंवा चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। सिंगापुर और हांगकांग में उन्होंने अपनी ही कंपनियों को के गिरवी शेयर छुड़ाने के लिए जो है तमाम सारे जो डॉलर का जो लोन उन्हें मिला हुआ था उनको उन्होंने करने का वायदा किया है कि हम उसको जो है किस तरीके से उसका पेमेंट करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए भी लोन लेंगे। और उसके लिए भारतीय बैंकों के समूह ने उन्हें मदद करने की बात कही है। आप समझिए क्या स्थिति। दूसरी तरफ देश की स्थिति लगातार खराब हो रही है, क्योंकि इन गलत लोगों के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था सौंपी जा रही है। जो भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी आई वो 4.4% आई। क्यों आई? क्योंकि भारत में उपभोक्ता मांग घट गई, लोगों की जो है परचेजिंग पावर घट गई, और इसलिए क्योंकि लोग बर्बादी में जा रहे, उत्पादन घट गया, क्योंकि मांग घटी तो उत्पादन घट गया, तो लोग बर्बादी में जा रहे। इन्वेस्टमेंट घट गया कि भारतीय बाजार से लोगों का भरोसा उठ गया और इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। घरेलू इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है और बाहरी भी कम हुआ है। तो इससे स्थिति है, और सरकारी खर्च जो है वो भी बर्बादी में गया है। कृषि जो है ठीक ठाक है, लेकिन कृषि में भी डेंट लगाने की कोशिश हो रही है, और उसको हम देख रहे हैं किस तरीके से किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। तो यह स्थिति है। नोटबंदी ने जिस तरीके से हमें बर्बाद किया वो हमारे सामने है, और बेमेल जीएसटी जो मनमानी जीएसटी लाया गया उससे जो बर्बादी आई उससे आप समझ सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र को ये जो समझते हैं वो जानते हैं कि कैसे एक तबाही को खड़ा किया, और ये तबाही खड़ा करने के बाद में लूट मची हुई है। आपकी जेब से कैसे लूट लिया जाए और बड़े बड़े लोगों को दे दिया। मोदी सरकार ने कल डिसीजन लिया कि जो विमानों का तेल होता है वो तो सस्ता किया जाएगा, लेकिन उस बोझ को भरने के लिए क्या किया जाएगा? उस बोझ को भरने के लिए आपसे
जो आप रसोई गैस यूज करते हैं उसका आपसे ज्यादा दाम लिया जाएगा, घर पे भी और जो वाणिज्यिक इस्तेमाल होता है, कमर्शियल इस्तेमाल होता है उसमें। तो इस तरह से आपसे जीएसटी के नाम पे आप पे दूध पे, आटा पे, रोटी पे, चावल पे, सब पे आप पे जीएसटी लिया जाएगा, आपकी पढ़ाई पे जीएसटी लिया जाएगा, किताबों पे, कापियों पे जीएसटी लिया जाएगा। तो यह दशा हो गई है। और जब यह दशा हो गई तो आप समझिए आप क्या है, ना आप बच्चों को खिला सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना पाल पोस सकते हैं। तो ये हालत, और जब ये हालत हो तो चिंताजनक हो। और इन सब पे कंट्रोल करने के लिए जो तमाम सारी जो ये चल रही अनियमितताएं, उन्हें कंट्रोल करने की जो है उसके लिए प्रतिस्पर्धा आयोग बना हुआ है। लेकिन प्रतिस्पर्धा आयोग एक ऐसा नियामक है, लेकिन स्थिति क्या है, उसमें चेयरमैन नहीं है काफी समय से, 2 साल करीब हो, 2 साल से चेयरमैन नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है, उसमें भी 2 साल से चेयरमैन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और इसी तरीके से ये एक जगह नहीं, ऐसी तमाम सारे विभाग हैं, तमाम सारी जगह हैं। ये आपको 2 मैंने उदाहरण दिए हैं। तो ये इस तरह है। निगरानी आयोगों में तमाम जगह पे चेयरमैन नहीं है। नीति आयोग में जो स्थिति है वहां पर जो है पूरी तरीके से आपाधापी की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में कौन नीति बनाएगा, कौन क्या करेगा? तो देश के लिए कोई करने की स्थिति नहीं। क्या हो रहा है? हो ये रहा है, अमीरों को अधिक से अधिक कैसे दे दीजिए और गरीबों का छीन करके उनका पेट भरे। पहले अमीर होते थे वो दान करते थे, अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो दान करते थे अमीर, वो दान करना उन्होंने बंद कर दिया है या घट गया है। तो यह स्थिति सिर्फ अजीम प्रेम जी है, उनको छोड़ करके, उनका जो फाउंडेशन है उनको छोड़ करके देश के अंदर कोई भी धनाढ्य ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छे से दान कर रहा हो, देश के लोगों के लिए कर रहा हो, कुछ कर रहा हो। वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, इसीलिए क्रोनिक कैपिटल है। तो यह स्थिति हो गई। पहले होता था कमाएंगे, कुछ दान दक्षिणा करेंगे, जिससे देश में, दुनिया में हर कोई खुशहाल रहने की कोशिश करे। लेकिन आज क्या है, जब सरकार ही नहीं सोच रही, जो उनके वोट से बन के आती है कि आप खुशहाल रहिए, वो आपको भिखारी बनाना चाहती, तो फिर पूंजीपति क्यों चाहेगा? तो यह सोच का नतीजा है। और यह सोच हो गई है। इस सोच हो गई हो तो आपको सवाल उठता है कि साहब आप कर क्या रहे हैं? यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस में एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। वो कमेटी 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट देगी और वो बताएगी कि किस तरीके से जो है सेबी और दूसरी संस्थाओं ने जो है सही से काम नहीं किया और जिसके कारण अडानी को इतनी लूट करने का अधिकार मिला। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो करेगी? क्योंकि उसमें जो लोग शामिल किए गए उनकी क्षमता नहीं है कि वो कह सकें और सरकार को आईना दिखा सकें। तो यह हालत है। लेकिन फिर भी अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो करेगी जांच, वो सिर्फ सेबी के कानून के रेगुलेशन की करेगी। उसमें यह बात कहां से सामने आएगी कि प्रधानमंत्री का उसमें क्या कनेक्शन है, क्या ये रिश्ता है? और इसको लेकर के जयराम रमेश ने एक बड़ा अच्छी बात कही। सवाल उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। इन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही जनता के सामने निकल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की समिति सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित है और मैं समझता हूं किस संदर्भ में यह समिति बिठाई गई है। हमें विश्वास नहीं है कि अडानी मामले में जो हकीकत है और खास तौर से प्रधानमंत्री और इस पूंजीपति के बीच में क्या विशेष रिश्ता रहा है ताकि इसको इतना फायदा पहुंचाया गया है पिछले 10-12 साल में, उसकी असलियत कभी उभर कर नहीं आएगी अगर जेपीसी का गठन नहीं होगा। ये सब इसके बाद आज G20 का सम्मेलन हो रहा है, उनके विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है और उसमें कौन आया हुआ है यह आपको जानने की जरूरत है। उसमें चीन का विदेश मंत्री भी आया हुआ है और जब चीन का विदेश मंत्री आया हुआ है, चीन हमारा लगातार कब्जा कर रहा है, लूट रहा है, सारी चीजें हैं। उसके बाद
चीन हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, उसके बावजूद हमारी सरकार वो सारे मुद्दे नहीं उठा रही। और जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे कैसे लड़ें। तो आज वही स्थिति देखने को मिल रही है कि भारत ने सरेंडर किया हुआ है, और जब सरेंडर किया हुआ हो तो सोचना पड़ता है। आज यही वजह है कि राष्ट्रपति भवन में चल रहे G20 की बैठक में शामिल होने जब चीनी विदेश मंत्री आए तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने, महिला कांग्रेस ने, युवक कांग्रेस ने, दिल्ली कांग्रेस ने, सबने पूरा कायदे से विरोध किया और दिखाया कि हम विपक्ष हैं, और सड़क पर विरोध किया। अब आप समझिए, प्रदर्शन किया, उनमें सबको गिरफ्तार कर लिया गया, सारी चीजें, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने लड़ाई लड़ी है। यह इस बात को समझाता है कि उसके लिए देश से बढ़ के कुछ नहीं है। भले ही आप वोट दें या ना दें, वो आपके लिए, देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए वो लड़ती रहेगी और आपको न्याय दिलाएगी। चाइना बहुत दलाल है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी आप तो यह एक बड़ा संदेश, और यह संदेश दिया। इसलिए राजनीतिक रूप से यदि आपको इस तानाशाही से, इस बर्बादी से लड़ना है तो आपको सही दिशा में जाना होगा। यदि आप ये सही नहीं समझेंगे तो समस्या आपकी होगी, आपके परिवार की होगी, आपके बच्चों की होगी, और सब बर्बादी हो जाएगी। इसलिए सच को जानिए, पहचानिए, नहीं तो जो हो रहा है आप भी अपने बर्बादी की खुद ही लिखेंगे। तो यह, इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।